इंदिरा, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान में जो कदर मुश्तरक है कि जिन्होंने इन्हें नासमझ जानकर इनके सर पर हाथ रखा कि ये बच्चा जमूरा बनकर रहेंगे और हम पीछे से इनकी डोरियां हिलाएंगे, वही सबसे ज्यादा इनके इंतकाम का निशाना बने। बहुत से लोग तो कहेंगे कि ये तो एहसान फरामोशी थी कि जिन्होंने इन लीडरों को इक़्तिदार दिलवाया वही इनका निशाना बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनजीर भुट्टो के सियासी अंकल्स भी यही समझ रहे थे कि ये तो कल की लड़की है, इसे सियासत और इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों की क्या खबर, हम सब सियासी दाव पेच जानते हैं, हम हुकूमत चलाएंगे। बेनजीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बन रही थी तो जनरल असम बेग ने इन्हें अपने घर खाने पर बुलाकर अपने तईन का गॉडफादर बनने की कोशिश की, लेकिन बेनजीर भुट्टो को इल्म था कि इक़्तिदार में कोई किसी का सगा नहीं होता। मिस्टर बेग चाहते थे कि बेनजीर भुट्टो अच्छे बच्चे की तरह इनकी बातें सुने और इन पर अमल करें। वैसे बहुत सारे काम कर रहे थे जिसका बेनजीर भुट्टो तक को पता न था, क्योंकि बेग साहब खुद को वज़ीर आज़म के सामने जवाबदेह नहीं समझते थे। जनरल असम बेग ने बेनजीर भुट्टो को याकूब अली खान को वज़ीर ख़ारजा बनाए रखने पर मजबूर किया, जैसे इंदिरा गांधी को कांग्रेस की सिंडिकेट या कांग्रेस के सदर ने मजबूर किया था कि वो वज़ीर दाखिला को न हटाए बल्कि वज़ीर आज़म शास्त्री की पूरी काबीना को न छेड़े। इंदिरा ने भी मौके का इंतजार किया और जो ही ग़ज़ाई बहरान की वजह से फसादात शुरू हुए इसे बरतरफ कर दिया। इंदिरा और भुट्टो को शुरू में अंदाजा था कि वो इस वक्त कमजोर पोजीशन में हैं और ताकतवर लोगों से टक्कर नहीं ले सकती, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। जनरल असम बेग तो यहाँ तक हुकूमती मामलात में मदाखलत कर रहे थे कि जब बेनजीर भुट्टो राजीव गांधी के कत्ल के बाद ताज़ियत करने दिल्ली गईं तो वहाँ इनकी मुलाकात इंद्र कुमार गुजराल से हुई थी। इंद्र कुमार गुजराल ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि बेनजी ने 1989 में होने वाली फौजी मशकों के दौरान अपने वजीर खारजा याकूब अली खान के हाथ भारत पर न्यूक्लियर बम मारने का पैगाम भेजा था। बेनजीर भुट्टो शशदर रह गईं कि भला वो ऐसा कैसे कह सकती थीं। बाद अज़ां पता चला कि ये असलम बेग थे, मुबैना तौर पर जिन्होंने याकूब अली खान को कहा था कि वो भारतीय वजीर खारजा को वजीर आज़म पाकिस्तान का ये पैगाम पहुंचाएं। बेनजीर भुट्टो को एहसास हुआ कि असल हुकूमत तो बेग साहब चला रहे थे। फिर जब बेनजीर भुट्टो ने अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश की तो इन्हें घर भेज दिया गया। बेनजीर भुट्टो इस वक्त तक इंदिरा की तरह पावरफुल सर्कल को मंजूर थी जब तक वो उनकी मर्जी पर चलती रहीं। जब उन्होंने रूट बदला तो इन्हीं कुव्वतों ने इन्हें इक़्तिदार से बाहर कर दिया जो इक़्तिदार में लाई थी। नवाज शरीफ की कहानी भी यही थी कि जनरल असम बेग इन्हें नासमझ जानकर लाए थे कि भुट्टो खानदान के खिलाफ पंजाब में इन्हें ऐसा बंदा चाहिए था जो भुट्टो की करिश्माती शख्सियत का तोड़ कर सकता। नवाज शरीफ भी इंदिरा गांधी की तरह इंतजार करते रहे कि कब इन्हें मौका मिले और वो इन्हीं से टकरा जाएं जो इन्हें इक़्तिदार में लाए थे। जनरल असम बेग का मानना था कि वो नवाज शरीफ को आगे लाकर खुद किंग मेकर बने रहेंगे और मुमकिन है इन्हें तौसी मिल जाए। शनीद है कि जनरल असम बेग आखिरी दिनों में मार्शल लॉ लगाने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर मेजर आमर की तरफ से ये तजवीज आई कि अगर इनका डंक निकालना है तो 3-4 माह पहले ही नया चीफ मुकर्रर कर दें, पूरी फौज नए चीफ की तरफ देखेगी और असलम बेग कुछ नहीं कर पाएंगे। वही हुआ। नए आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की तकर्री के ऐलान के साथ ही हवाओं का रुख बदल गया। ये अलग बात है कि जनरल आसिफ नवाज खुद कुछ डरे हुए थे कि कहीं इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी चीफ तो बेग साहब ही थे। इन्हें तसलियां देने वाले मेजर आमिर थे कि अब वो नए चीफ हैं और पूरी फौज इनकी तरफ देख रही है। असलम बेग को ऐसा हुक्म देंगे भी तो कोई नहीं मानेगा। फिर सदर इसहाक खान ने भी नवाज शरीफ को बच्चा और नासमझ जानकर इनका गॉडफादर बनने की कोशिश की जैसे बेग साहब कर रहे थे। कुछ दिनों बाद ही नवाज शरीफ के जनरल बेग और सदर इसहाक के साथ ऐसे इख्तलाफात पैदा हुए कि तीनों मंजर से गायब हो गए और बेनजीर भुट्टो का रास्ता साफ हो गया। नवाज शरीफ भी इंदिरा गांधी की तरह चंद माह में सियासी तौर पर बालिग हो गए और इन सब सियासी और गैर सियासी कुव्वतों को चैलेंज किया जो इन्हें बेजरर समझकर लाई थी। इमरान खान की कहानी तो अभी ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि अभी चल रही है कि कैसे ये मंसूबा बना कि इमरान खान भोला और नासमझ है, इसे अभी दुनिया की हवा नहीं लगी, ये खलंडर अवाम में मशहूर है, पॉपुलर है, लिहाजा कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने अपने तय इमरान खान को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इमरान खान भी बड़ी कामयाबी से वही अदाकारी करते रहे जो कभी इंदिरा ने की थी। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को इमरान खान से कुछ अपने काम लेने थे और इमरान खान ने वजीर आजम बनकर शरीफों और ज़रदारियों से अपने पुराने बदले चुकाने थे, लिहाजा वो एक दूसरे को सूट कर रहे थे। सब राजनीति का खेल था। बाजवा साहब ने तौसीली और फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनना था, लेकिन जब फैज हमीद के आर्मी चीफ बनने के दिन करीब आए तो बाजवा साहब का मूड बदल चुका था और यहीं से इमरान खान को खड़ा होने का मौका मिला। खान के हिसाब किताब के मुताबिक वो फैज हमीद के आर्मी चीफ बनते ही खुद को 2028 तक वजीर आजम देख रहे थे, लेकिन जब जनरल फैज हमीद को DGI की पोस्ट से हटाया गया तो इमरान खान ने पहली दफा इस तरह स्टैंड लिया जैसे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लिया था। इमरान खान, जहांगीर तरीन और अलीम खान को भी यही तासर देते रहे कि वो उनकी जेब का सिक्का थे। यही तासर बड़ी कामयाबी से इमरान खान ने जनरल बाजवा को भी दिए रखा। लेकिन एक दिन हर हुक्मरान की जिंदगी में आता है जब वो मजीद बच्चा जमूरा बनकर नहीं रह सकता, वो इन्हीं के खिलाफ बगावत करता है जो उसे बच्चा समझकर लाए और अपना खेल खेलते रहे। अगर आप इंदिरा, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान की सियासत और फिर वजीर आजम बनने की कहानी को गौर से समझें तो सब कड़ियां आपको मिलती नजर आएंगी कि ताकत हासिल करने से पहले सियासतदान कैसे होते हैं और जो ही इन्हें पावर मिलती है तो वो इन्हें बदल कर रख देती है। इसी पावर ने नवाज शरीफ को बदला, बेनजीर भुट्टो को बदला और इमरान खान को बदला, जिसकी कहानी आजकल आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज में पावर ने इंदिरा गांधी को बदला था और उसने भारत के बड़े बड़े सियासी जुगादरियों के कड़ाके निकाल दिए थे, वो सनसनीखेज कहानी फिर कभी सही।